सूर्या ट्रेन में मतलब क्या है? लेते हैं तो इसके बेनिफिट क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके बेनिफिट क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। भाई हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू ज़रूर होते हैं। तो पहली बात, भाई देखो हर देश में कंपलसरी सर्विसेज होती है। आर्मी में कंपलसरी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि रशिया में है, जैसे कि आपकी किस में है भाई, किस और कंट्री में है, नॉर्वे में भी दी जाती है। तो कंपलसरी सर्विसेज है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में जॉब टूर दिया जाता है। ये जॉब टूर कुछ सालों के लिए होता है। तो अगर बात करूं अग्निवीर स्कीम की, तो ये कुछ और नहीं, ये एक तरीके से जॉब टूर ही है। ये जॉब टूर का सिस्टम चाइना में चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हर आदमी को देश में सेवा करने का मौका मिलेगा। जिस देश में आप जन्म लेते हैं उसकी सेवा का मौका आपको ज़रूर दिया जाएगा। इसके अलावा भाई हमारे देश में अभी इस समय जो आर्मी में एवरेज पॉपुलेशन है वो कितनी है? एवरेज पॉपुलेशन है 32 साल। जब 17.5 साल के लोग, 21 साल के लोग उसमें जाएंगे तो ये 32 साल से उम्र घटकर, ये 32 साल से एवरेज उम्र घटकर कितनी हो जाएगी? ये 22 साल हो जाएगी। जी, इजराइल में भी है बिल्कुल। एवरेज पॉपुलेशन 32 साल से, जो आर्मी की एवरेज एज है वो 32 साल से घटकर क्या हो जाएगी? 22 साल की हो जाएगी। इसके अलावा जो यंग लोग होते हैं उन्हें अच्छे से ट्रेंड किया जा सकता है। भाई जो यंग लोग हैं उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसके अलावा देखो गवर्नमेंट का जो बजट है, देखो ये बात आप लोगों ने सुनी नहीं होगी बट ये बात एक फैक्ट है। अगर आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट से समझो तो बजट भी तो कम होगा। भाई 4 साल बाद उन लोगों को 11,71,000 रुपये देके कोई एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट नहीं देना, क्योंकि हमारे देश में अभी हम लोगों का आर्मी पे पैसा तो बहुत सारा लगता है बट आधे से ज़्यादा पैसा लोगों की सैलरीज और पेंशन में चला जाता है। तो ये जो बजट है वो आर्मी का वो बहुत छोटा रह जाता है। तो इस केस में यहाँ बजट भी आर्मी का बढ़ जाएगा, डिफेंस का बजट इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से सर्विसेज होने के बाद। इसके अलावा ये जो यंग लोग होते हैं इनके ऊपर फैमिली का कोई भी बर्डन नहीं होता, तो ये लोग बहुत अच्छे से आर्मी में काम कर सकते हैं, भाई अच्छे से फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों के साथ साथ इन लोगों को और क्या बेनिफिट दिए जाएंगे? तो इन लोगों को स्किल्ड फोर्स जो है होगी और इन लोगों को यहाँ सर्टिफिकेशन ऑफ स्किल भी दिया जाएगा। इन लोगों के रिटायरमेंट में सर्टिफिकेशन ऑफ स्किल दिया जाएगा और साथ में इन लोगों को CAPF और पुलिस में इन लोगों के रिक्रूटमेंट में इन लोगों को प्रायोरिटीज दी जाएगी। मगर इस केस में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। भाई क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो एक बात बताओ, आज के टाइम में भाई हम लोग रशिया और यूक्रेन का वार देख रहे हैं, इसके अलावा हम लोगों ने अजरबैजान का वॉर भी देखा। आप मुझे बताओ क्या आज के टाइम में किसी बिग आर्मी की ज़रूरत है? क्या बिग आर्मी की हमें आज के टाइम में इतनी ज़रूरत है? भैया जो पैसा इन्वेस्ट करना है वॉरफेयर पे, मॉडर्न टेक्निक्स पे पैसा इस्तेमाल करो। जो ड्रोन्स हैं उन पे पैसा इस्तेमाल करो। ड्रोन्स आते हैं पूरे के पूरे टैंक तबाह करके चले जाते हैं, कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, इसलिए नो नीड ऑफ बिग आर्मी। इसके अलावा एक डिसएडवांटेज ये भी है कि पहले इन लोगों को 11 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी, मगर अब इन लोगों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हो सकता है ये लोग अभी लेस स्किल्ड हो फॉर वॉर, ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा देखो एक बात ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके से तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा,
भाई कैसे बढ़ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट? 4 साल बाद ये लोग रिटायर होके आएंगे, भाई कोई गारंटी थोड़ी है कि इन लोगों की सर्टिफिकेशन ऑफ स्किल के बाद या पुलिस में प्रायोरिटी होने के बाद नौकरी लगी जाती है। लोग बीटेक की डिग्री लेके घूम रहे हैं, सीएस की डिग्री लेके घूम रहे हैं, तो उस केसेस में भी उन लोगों को स्टार्टिंग पीरियड में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ऑफकोर्स पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बर्डन है। इसके अलावा इन लोगों के पास लेस मोटिवेशन होगा। भाई लोगों के मन में, ये लोग जो लड़ रहे होंगे इन्हें डर होगा कि पता नहीं 4 साल बाद नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, तो मैं क्यों वॉर में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करूं। तो हो सकता है लेस मोटिवेशन हो। इसके अलावा जो ऑफिसर इन लोगों को फिक्स करेगा, यानी कि जो ऑफिसर इन लोगों की सर्विसेज को परमानेंट करेगा, क्या उसकी बटरिंग की जाएगी, तो बटरिंग का कल्चर जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी है वो भी हो जाएगा। देखो ये लोग जब 4 साल बाद सोसाइटी में वापस आएंगे तो यहाँ इन लोगों के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, जॉब नहीं होगी, तो ऑफ कोर्स कुछ हो सकता है कि लोग कुछ गलत कर जाएं। ठीक है भाई, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या इसके अलावा किसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगे। इस पॉइंट पर तर्क दिया जाता है जो आदमी देश की सेवा कर लेता है वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। तो देखो ये बात नहीं कह सकते, हर आदमी, हर इंसान ही होता है, चाहे फौज में हो चाहे कहीं भी हो। हम लोग हनी ट्रैप्स के केसेस देखते रहते हैं, तो आर्मी में करप्शन के पॉइंट भी आते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इस बात को तो कोई श्योरिटी ले ही नहीं सकते कि जो आर्मी में लौट के आ गया, आने के बाद कुछ गलत काम नहीं करेगा। भाई जो लोग आर्मी में बहुत बहुत साल की सर्विसेज दे के आ जाते हैं, उन लोगों पे भी क्रिमिनल चार्जेस आज के टाइम में सोसाइटी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऐसी होगी जो मिलिट्री ट्रेंड होगी, तो इस तरीके से तो मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। तो ये इसके कुछ नुकसान भी हैं। ऑफ कोर्स एक बड़ा बेनिफिट जो मैं कहना चाहूँगा वो जो है वो ये है कि क्या इस पूरे अग्निवीर से, ये जो अग्निवीर की यहाँ जो भी आई है ये नई स्कीम अग्निवीर की, क्या इस अग्निवीर से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रोटेस्ट, अहीर रेजिमेंट वाला, क्या वो खतरे में आ जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे ये ऑल इंडिया बेसिस पर रिक्रूट होंगे ये किसी रेजिमेंट के अंदर नहीं जाएंगे। भाई जैसे अभी राजपूताना रेजिमेंट चलती है, अहीर रेजिमेंट भी लोग बनाने की मांग कर रहे हैं, तो उस पूरे प्रोटेस्ट पे खतरा मंडरा जाएगा। बोले कोई रेजिमेंट नहीं है, अब कोई रेजिमेंट ही नहीं होगी। तो इस तरीके से जो अहीर रेजिमेंट को लेके लोगों के मन में मांग उठ रही है वो भी दबा दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश टाइम से सिस्टम चलता चला आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं इस बेसिस पे शो करता है कि आर्मी के अंदर कास्टिज्म है। मगर देखो मैं ऐसे बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है जो पर्सन किसी राजपूताना रेजिमेंट से है वो राजपूत ही होता है। ये ब्रिटिश टाइम में हुआ करता था, आज उसके टाइम में उसमें सारे सोसाइटी के लोग हैं, बट आज के टाइम में एक रेजिमेंट बनाने की मांग चल रही है, अहीर रेजिमेंट। इसके लिए गुड़गावा में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वो प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि कोई रेजिमेंट में लोग रह ही नहीं जाएंगे। जो ऑलरेडी है वो रेजिमेंट छोटे होते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि रेजिमेंट नाम की वर्ड ही पूरे उससे ख़त्म हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूँ इस अग्निवीर की नई स्कीम से अहीर रेजिमेंट के प्रोटेस्ट पर भी खतरा पूरा का पूरा मंडरा है और सोसाइटी में जो कास्टिज्म का एक चेहरा जाने की कोशिश की जाती है मिलिट्री में कि मिलिट्री में भी कास्टिज्म ज़्यादा है, तो वो बिल्कुल जो गलत चीज़ें जा रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जी बहुत सारी रेजिमेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ आया होगा। अब दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, हमें जो पॉइंट पढ़ना है। भाई हमें ये जानना था क्या ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या ये प्रोटेस्ट सही है या ये प्रोटेस्ट गलत है। इस पॉइंट पे भी एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। भाई ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट है अग्निवीर का, क्या ये सही है या गलत है।
देखो, किसी चीज़ को सही या गलत के चश्मे से लगाने से पहले सारे फैक्ट पता होने ज़रूरी हैं। भाई, आप लोगों ने सुना होगा कि मोदी जी ने एक न्यूज़ में कहा है कि नेक्स्ट 1.5 ईयर में, यानी कि आने वाले 1.5 साल के अंदर अंदर हम लोग 10 लाख जॉब देंगे। आने वाले 1.5 साल के अंदर हम लोगों को 10 लाख जॉब देंगे। और एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है? एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है? तो एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो है 1 लाख जॉब पर ईयर। 1 लाख जॉब पर ईयर। भाई, 1 लाख जॉब निकलती हैं क्या गवर्नमेंट की? जी बिल्कुल निकलती हैं। यूपीएससी, जुडिशरी, एसएससी, रेलवे सब लगा लो आप, तो 1 लाख जॉब हर साल निकलती ही है। ठीक है। इसमें एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई, गवर्नमेंट ने एक तरफ कह दिया कि हम आने वाले 1.5 सालों में 10 लाख जॉब देंगे। ठीक है। अगर आप लॉ कमीशन की, सॉरी, 7th पे कमीशन की रिपोर्ट पढ़ोगे, अगर गवर्नमेंट की 7th पे कमीशन की रिपोर्ट पढ़ोगे तो वो लोग ये कहते हैं कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में जो गवर्नमेंट दे सकती है वो कितना है? वो है 34,10,500। 34,10,500 लोगों को मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। तो हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोगों की चाहत है ना, ये जो प्रोटेस्ट है ये एक इसका ही रूप है। और सर, ये इतना ज़्यादा है क्यों? क्योंकि इसके पीछे का भी एक अपना रीज़न है। देखो, गवर्नमेंट का काम जॉब देने का नहीं है भाई, क्योंकि मैक्सिमम जॉब गवर्नमेंट कितनी दे सकती है? 10,50,000। और इनफैक्ट अगर आने वाले 1.5 सालों में भी गवर्नमेंट 10 लाख जॉब देती है, तब भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। सर, क्यों नहीं खत्म हो पाएगी अनएम्प्लॉयमेंट? सर, गवर्नमेंट भी जॉब दे रही है, प्राइवेट सेक्टर भी जॉब दे रहा है। भाई, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 10 लाख जॉब देंगे, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेबल नहीं है जॉब देने के लिए। सर, ये बात आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि गवर्नमेंट एक तरफ तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, जहां वो चीज़ों को, जो एसेट्स हैं, जो कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, उन्हें सेल आउट कर रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। और एक तरफ गवर्नमेंट लोगों से वादा कर रही है कि वो आने वाले टाइम में लोगों को 10 लाख जॉब देंगे, जिसकी वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो सर, गवर्नमेंट भी बहुत क्लियर नहीं है अपनी स्ट्रेटजी को लेके कि वो प्राइवेटाइजेशन को रास्ते पे देश को आगे बढ़ाना चाहती है या गवर्नमेंट जॉब्स निकाल के लोगों को जॉब देने की कोशिश करना चाहती है। सर, अगर बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में होने के बाद, प्राइवेट सेक्टर की तरफ गवर्नमेंट इतना बढ़ रही है, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इस देश में इतना? तो देखो, पॉपुलेशन एक रीज़न है, मगर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश की जो एक्सपर्टीज़ है वो सर्विस सेक्टर में है। हमारे देश में जो एक्सपर्टीज़ है ये सर्विस सेक्टर में है। और सर्विस सेक्टर में जो लोग एंगेज हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड लोग ही एंगेज हो सकते हैं। भाई सर, सर्विस सेक्टर का क्या मतलब है? भाई, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट और भी कोई भी पर्सन जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सर्विस सेक्टर के अंदर कवर कर लिया जाएगा। मगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड लोग ही काम कर सकते हैं। यहाँ सेमी स्किल्ड की भी जगह नहीं है। भाई, आपने अपनी लॉ कंप्लीट किया बट आपको लॉ नहीं पता, आपको सिर्फ ऐसा पता है, हाँ थोड़ी बहुत सेक्शंस पता है, आपका जीवन नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो एक्सपर्टीज़ है वो सर्विस सेक्टर है। आप लोग जो है आपसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और जैसे ही सर्विस में कोई इशू आता है लोग आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर देते हैं। तो एक ये मेजर इशू है। इसके अलावा जो इशू हैंडल किया जा सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से किया जा सकता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोनों लोगों के लिए बराबर की जगह होती है।
सेमी स्किल्ड के लिए भी जगह होती है और अनस्किल्ड लोगों के लिए भी जगह होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक मेजर हब होता है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए मोदी जी स्कीम लेकर आए थे कि मेक इन इंडिया की स्कीम। बट ऑफ कोर्स अगर आप उसे भी देखोगे मेक इन इंडिया की स्कीम को, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। आपको कभी मेक इन इंडिया की स्कीम का भी एनालिसिस में करा दूंगा भाई 5 साल के बाद जो मेक इन इंडिया की स्कीम है उससे क्या क्या आउटकम रहे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना होने की वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर रीज़न है। सर्विस सेक्टर कितने लोगों को, देखो सर्विस सेक्टर का नेचर ही अपने आप में ऐसा है कि वो बहुत कम लोगों को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, जो मेजर एब्जॉर्प्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही कर पाएगा। सर क्या एग्रीकल्चर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मुकाबला कर सकता है? मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको बहुत सारे लोग एक साथ कंबाइंड हो सकते हैं, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा मुश्किल होता है। लैंड भी हमारे पास कम है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो हमारे लिए रास्ता सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही बचता है। तो ये लोग जो सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सर क्यों प्रोटेस्ट सही या गलत के चश्मे से अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा, देखो देश में गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि वो लोगों के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ललक है उसे कम करें, लोगों को स्किल्ड बनाने की बात करें। देखो साउथ इंडिया में अगर बात करूं तो साउथ इंडिया के लोग बहुत कम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। वहाँ लोग इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग पे या और सर्विसेज सेक्टर की तरफ। तो आप देख सकते हो वहाँ की जीडीपी अपने आप में कितनी बड़ी है। श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार बार तमिलनाडु की जीडीपी की तारीफ करते हुए नहीं थकते। तो रीजंस हैं उसके पीछे के कि वो लोग ग्रो कर रहे हैं। साउथ इंडिया का पोर्शन इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है और हमारे जैसे बड़े बड़े स्टेट यहाँ के वो उतना मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो सही और गलत के चश्मे से देखने से बेहतर है आप ये देखो कि वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि 17 से 21 साल का बच्चा है जिसे नौकरी की तलाश है और उसे पता है कि अगर ये नौकरी नहीं मिली तो कोई और नौकरी उसके लिए नहीं बचती है। ठीक है,